हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 को बताएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न को, जैसे मान लीजिए जितना प्रश्न दिया है उसमें से लगभग 3-4 प्रश्नों को बता देंगे, जिसको बताने के बाद आप लोग स्वयं से 4.1 को लगा लेंगे। ठीक, देखिए एक चीज़ हम और बता दे रहे हैं, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाइए, सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए। आप लोग रेगुलर प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आइए, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली जब 4.1 को देखेंगे उसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, और ये ऐसा सवाल है जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि दिया है तो इसलिए हमको बताना पड़ेगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो अगर समीकरण हमको जांच करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए देखिए कह रहा कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। तो देखिए हमको अगर द्विघात समीकरण प्रूव करना है तो पहले इसका मानक रूप आ जाना चाहिए। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो होता है ax² + bx + c = 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, LHS RHS को। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं। देखिए a + b का जब होल स्क्वायर करते हैं तो आता है a² + b² + 2ab। जब 2ab करेंगे तो हो जाएगा 2x = यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा 2x - 6, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x² + 1 + 2x + 2x। देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखने से कोई फायदा नहीं है, प्लस देखिए इधर भी +2x है, इधर भी +2x है। जब इक्वल के, अगर मान लीजिए इक्वल के दोनों साइड सेम डिजिट रहे और सेम साइन में रहे, सेम डिजिट और सेम साइन, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ +2x है, इधर भी +2x है, तो दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल। अब क्या करेंगे, देखिए x² -6 है ना, -6 को इधर ले आएंगे तो -6 था, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा +6 + 6 + 1 तो हो जाएगा +7 = 0। देखिए इतना आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर तो देखेंगे इससे नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी मिल जाएगा। देखिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं, x² + 0 × x और प्लस हो गया 7 = 0। ठीक, तो यहाँ से हमें कह सकते हैं कि ये जो है द्विघात समीकरण है। ये क्या चीज़ है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर x² नहीं होता तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। अगर बीच का टर्म गायब है तो ये द्विघात समीकरण है। जैसे इसमें हम देखें, इसमें हम द्विघात समीकरण कब बोले थे, आप लोग पिछला वीडियो देखे नहीं होंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हम केवल इतने टर्म को लेकर चलें, bx + c को, तो इसको बोलते थे हम बहुपद वाले चैप्टर में रैखिक बहुपद। जब पूरे टर्म को लेते थे तो इसे बोलते थे द्विघात बहुपद। अगर रैखिक बहुपद को हम हटा दें तभी भी ये द्विघात बहुपद था। उसी प्रकार अगर हम बीच वाले टर्म को हटा दें
इसको तभी भी इसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। देखिए बहुपद और समीकरण में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग जाइए पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि यहाँ चूंकि लिखेंगे क्या, देखिए चूंकि एक्स स्क्वायर इतना लिखने के बाद चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड करता है, मतलब संतुष्ट करता है, इसलिए ए क्या चीज़ है, द्विघात समीकरण है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इतना समझने के बाद अब एक और बताते रहे ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। चलिए दूसरा देखिए, अब ए प्लस बी का होल क्यूब, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब है ना। अब होल क्यूब का फार्मूला ही नहीं याद होगा आप लोगों को तो फिर क्या होगा। देखिए अब ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। तो देखिए ए क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये तो फार्मूला होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल है यहाँ पर, इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4, फिर वही चीज़ आया, देखिए सेम डिजिट सेम साइन, इसको रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको रिमूव हो गया। अब देखिए 2 का क्यूब 8 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x और ब्रैकेट के इक्वल हो गए x प्लस 2 इक्वल टू -4, इतना हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 6x है तो ब्रैकेट भी है तो लिखेंगे, देखिए 8 प्लस इसका पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 6x स्क्वायर प्लस जब इसको करेंगे तो हो जाएगा 12x इक्वल टू -4, -4 को इधर ले आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x और 8 पहले से है, -4 को इधर ले आएंगे तो 8 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा +12, तो यहाँ से हो गया +12 इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पर सीधे सीधे मिल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना मिलने के बाद हम लिख देंगे चूंकि समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक, आगे समझ में देखिए, इस तरह का प्रश्न लगभग 3-4 और दिया था, 1-2 उदाहरण दिया था, तो हमको नहीं लगता कि इतना बताने के बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा। एक चीज़ हम पहले फिर से बता देना चाहते हैं, देखिए अगर बीच का टर्म गायब कर दिया जाए तो ये द्विघात समीकरण होगा, लेकिन अगर इसी को गायब कर दिए, अब जैसे हम ये पूछें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा सा हम ये कहें कि x प्लस 7, ये बताइए है नहीं, तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक, ये रैखिक हो जाएगा। अगर यहीं एक्स स्क्वायर लगा दे तो ये द्विघात हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अगर 2 घात है, द्विघात, 3 घात, त्रिघात, ये सबको हम बता चुके हैं। ठीक, चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न के चलने से पहले हम आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अगर आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर मान लीजिए आप लोग किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमारे टेलीग्राम और फिर एक इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर करना क्या है, ओनली हमको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। द्विघात समीकरण के रूप में क्या मतलब हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमको बस यहीं तक सॉल्व करना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, जब 4.1 के दूसरे प्रश्न में जो प्रश्न दिया है सेम यही सब प्रश्नावली 4.2 में दिया है, बस अंतर क्या है, वहाँ पर हमको इसके आगे बढ़ना है और यहाँ पर केवल हमको यहीं तक करना है। तो इसलिए इन सब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ताकि ये ना हो कि आगे चलकर फिर से रिटर्न आना पड़े। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए दूसरे में भी पहला प्रश्न, 2 प्रश्न हम करा देंगे, उसके बाद आप लोग कर लेंगे। पहला प्रश्न है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है।
कह रहा कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि हमें केवल इसी रूप में व्यक्त करना है, इसीलिए। तो पहले तो अब हम क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं कि इसमें कुछ दिया ही नहीं है, केवल गुणनफल 306 दिया है। एक चीज दिया है, देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहले हम मानेंगे, क्यों मानेंगे? देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो हम क्या मानेंगे? मान ली हम माना पहली संख्या, माना पहली संख्या। आप लोग एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पूछा है धनात्मक पूर्णांक ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माना पहली धनात्मक पूर्णांक। लेकिन भाई जब संख्या आएगा तो धनात्मक ही आएगा, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो माना पहली संख्या हो गया इक्वल टू एक्स। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 क्रमागत बोला है और इसमें कह दिया कि पहली संख्या यक्स है। तो अब दूसरी संख्या क्या होगी? अब कुछ लोग कहेंगे वाई नहीं होगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का सवाल है, 2 चर वाले का नहीं। अगर 2 चर वाले का होता तो यहाँ पर एक को एक्स दूसरे को वाई मानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, समीकरण का सवाल है, तो इसलिए एक को मानेंगे और दूसरा इसी से रिलेटेड है। अब क्या है, देखिए आप लोग यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर कभी प्रश्न में 3 तरह से बन सकता है। देखिए, क्रमागत बोल सकता है, सिंपल बोल सकता है, क्रमागत ये तो पहला हो गया। दूसरा पूछ सकता है क्रमागत सम संख्या। तीसरा पूछ सकता है क्रमागत विषम संख्या। देखिए, 3 चीज से बन सकता है, क्रमागत सम, क्रमागत विषम। तो देखिए, जब अगर आप संख्या को पढ़ेंगे तो जो भी संख्या होती है उसी में से क्रमागत और क्रमागत सम विषम सब बनता है। कैसे बनता है? देखिए, क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से, जो भी संख्या है सिंपली क्रम से, जैसे मान लीजिए 2 से शुरू करें तो 2, 3, 4, 5 इस तरह। अब देखिए हम क्यों कह रहे हैं, अगर मान लीजिए हम पहली संख्या 3 मान लें और हमको अगला संख्या निकालना है क्रमागत का, तो ये बताइए हम क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, अगर एक को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्रमागत में चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, चाहे आप घटा सकते हैं। चूँकि जोड़ने पर ही धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा, तो सिंपली हम लोग घटाने से आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, मिल जाएगा उससे भी। तो क्रमागत से अगर हमको मान लीजिए अगला बढ़ना है तो 1 करेंगे, ठीक। अगर क्रमागत सम है, जैसे हम लिख दिए सम संख्या 2, अब हमको अगर सम संख्या चाहिए तो 2 में हम क्या चीज़ जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जोड़ेंगे 2, उसी तरह विषम है, अगर 5 है तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे तभी 7 मिलेगा। जैसे क्रमागत सम चाहिए तो अगर 2 है, तो सम संख्या चाहिए तो 2 को ही जोड़ेंगे। विषम है तो विषम में, किसी भी विषम संख्या में जब 2 जोड़ेंगे तभी विषम मिलेगा, नहीं तो सम आ जाएगा। जैसे 5 है, हम 1 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा, 6 सम संख्या है। यहाँ सम है, 1 जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। इसलिए जब कभी क्रमागत कहेगा तो +1, सम कहेगा तो +2, विषम कहेगा तो +2। अब चलिए प्रश्न में, अगर पहली संख्या x है तो ये बताइए दूसरी संख्या इक्वल टू x + 1 होगा कि नहीं? इसको एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, पहली संख्या को x माने, अगर क्रमागत कह रही है तो x + 1 करते हैं, सम कहते तो 2 करते, विषम कहते तो 2 कहते हैं। चूंकि यहाँ पर क्रमागत का है तो इसलिए +1 करेंगे, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार लिख देंगे। अब जब प्रश्नानुसार आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो पहली x है, दूसरी x + 1 है और गुणनफल हो जाएगा 306, ठीक। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x² + x = 306। अब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x² + x - 306 = 0। देखिए ax² + bx + c के रूप का हो गया कि नहीं? बस हमको यहीं तक निकालना था। अब इसके आगे हमें बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, इसके आगे हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 में। जो भी प्रश्न है 4.1 में हमको केवल यहीं तक करना है, ठीक। अब चलिए हम इसका दूसरा पार्ट बताते हैं। देखिए, इसी में दूसरा प्रश्न दिया है
इसको भी हमको यही करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। दूसरा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए, हम एक चीज़ पहले ही बता दे रहे हैं कि ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा। हमें नहीं कहेंगे कि इस समीकरण मतलब इस प्रश्न में केवल यहीं तक करना है। इस प्रश्न में अगर अगले टॉपिक में देखेंगे 4 पॉइंटों में, तो इसको बहुत आगे तक करेंगे और इससे भी सलूशन निकालेंगे। तो अगर पेपर में आएगा तो सलूशन निकालने के लिए एक केवल सिंपली नहीं पूछेगा यहाँ तक करने के लिए, लेकिन इस प्रश्न का मॉडल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक पहले ही बता दे रहे हैं, 4 पॉइंटों में एक आध प्रश्न और बता देंगे। चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे लेकिन पीछे से। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक फार्मूला यहाँ पर होता है, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, एक फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। इसी फार्मूले पर ये लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी, देखिए दूरी मिल गई ना 480, तो पहले लिख लीजिए। अब प्रश्नानुसार करके यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखाएगा देखिए, दूरी कितना है 480, तो यहाँ पर लिख लेंगे 480। चाल हमने क्या मान लिया, जैसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो हमने पहले से चाल कितना माना है x, तो अपान x इतना हो गया। आगे बढ़िए, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को, दूरी यही रहेगा, अगर चाल को 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दें, कम कर दें, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 8 और इक्वल टू कितना है 3। कैसे हुआ देखिए, बीच में क्या लगेगा हम बता रहे हैं। पहले तो चाल इतना था x, मान लीजिए 480 किलोमीटर दूरी है, तो सबको पता है चाल जो भी दिया है इससे अगर हम डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी कुछ निकलेगा, लेकिन जो चीज़ यहाँ निकलेगा, यहाँ पर जो चीज़ निकलेगा वो चीज़ें बताइए यहाँ पर ज़्यादा होगा कि कम होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमें कहें आप लोगों से कि हमने मान लिया, पहले से ही मान लिया कि चाल कितना है x माने, हम अंक लेकर मान लेते, जैसे मान लिया हम 10 है, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 480 अपान 10 करेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। और यहाँ पर जब निकालेंगे, अगर हम कहें 480 अपान 7 है, तो ये बताइए यहाँ पर ज़्यादा आएगा कि कम आएगा। तो जब करेंगे हम तो इससे जो भी अंक आएगा, जैसे आ गया 6, जो भी आ रहा है देखिए यहाँ पर 48 आ रहा है और यहाँ पर जो भी कर रहा है 60 के ऊपर आ रहा है, ठीक, 60 से एबव आ रहा है, ठीक। तो हम इससे हमें क्या निर्णय निकल रहा है कि हम जब इसमें से चाल को घटा दे रहे हैं, ठीक, तो जब चाल को घटा दे रहे हैं तो समय जो है कम ले रही है, और पहले समय क्या ले रहे थे, ज़्यादा ले रहे थे। तो ये बताइए इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि इसमें से इसको करेंगे। तो अगर ध्यान दें हम तो इसमें से जैसे ए वैल्यू बड़ी आ रही है ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम पहले चिन्ह नहीं लगाए थे, ना ही हम इधर उधर किए हैं। पहले ये ध्यान दीजिएगा कि लगेगा किधर से चिन्ह किसमें से घटाएंगे, तो इसमें से जो है इसको घटाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दूरी जो है यहाँ से जब समय को निकाल रहे हैं तो समय क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है, और यहाँ पर समय कम आ रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे, तो x माइनस 8 यहाँ पर होगा और माइनस यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर आएगा x। आया समझ में सबको। अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो 480x माइनस
इसमें करेंगे तो 480x, अब माइनस 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 यहाँ लगा दिए, माइनस 8 का गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 0 4 38 3840 अपान इसमें करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस 8x इक्वल टू 3। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, चूँकि प्लस 480x माइनस 480x, क्योंकि ये जो माइनस चिन्ह है यहाँ पर जाएगा, इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। चूँकि जगह कम है इसलिए हम यहीं पर एडजस्ट कर दे रहे हैं, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। ऊपर से बचेगा प्लस 3840, तो बचेगा क्या 3840 इक्वल टू इस चीज़ का नीचे वाले क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3x² माइनस 24x। अब यहाँ से हो जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है इसी को बस केवल कंडीशन यहाँ पर देखना है, कहाँ माइनस लग रहा है कहाँ प्लस। इस प्रश्न में केवल यही चीज़ का डाउट रहता, नहीं तो और सब सही है। अब हम चाहे होते तो डायरेक्ट यही हम बता दिए होते, लेकिन हम पहले उदाहरण के माध्यम से समझाएं कि क्यों यहाँ पहले आया है। ठीक, तो जो भी प्रश्न है बस उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद कुछ कीजिए। देखिए अब प्रश्नावली 4.1 के सारे प्रश्न आप लोग कर लेंगे। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के बारे में बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।